हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो सामान्य विज्ञान की 3000 एमसीक्यूज की जो रिवीजन एक्सप्रेस चल रही थी, आज उसका ये 12वां पार्ट है। इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो रेलवे ने अपने 2018 के हर एक शिफ्ट में पूछे थे। और ये जो क्वेश्चंस है, अगर आप इनको कर लेते हो तो आने वाले जितने भी आपके एग्जाम है, एलपी टेक्नीशियन या फिर एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, जिसमें भी साइंस आपसे पूछा जाता है, आप उनको आसानी से कर पाओगे। और ये आपका बाइलिंगुअल चल रहा है, तो जिनको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका हिंदी पीडीएफ अभी अवेलेबल है। जैसे ही मैं इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मैं इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हिंदी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फिर मूव करते हैं आज के हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 375 क्वेश्चन कर लिए थे, 376वें क्वेश्चन से आगे बढ़ना है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? तो देखिए, हमारी आंखों में जो लाइट एंटर करता है, ये कहाँ से एंटर करता है? ये जो ब्लैक पार्ट होता है, जिसको हम प्यूपिल कहते हैं ना, यहाँ से एंटर करता है। अब ये जो लाइट एंटर कर रहा है, इसकी यदि ब्राइटनेस, ये जो ब्राइटनेस है वो तेज है, ज्यादा है, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा। ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा तो हमारी आंखों को ये दिक्कत कर सकता है। इसकी वजह से जो प्यूपिल होता है, जो पुतली होती है आंखों की, ये अपने आप को छोटी कर लेती है। जब छोटी कर लेगी तो अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ से कम एंटर करेंगे और आंखों को बचाया जा सकता है। ठीक उल्टा केस तब होता है जब ये जो ब्राइटनेस है लाइट की वो कम हो जाए, लाइट डिम हो जाए या फिर अंधेरा हो जाए। ऐसे कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करती है हमारी आंखों में, ये बहुत कम करती है और हम ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो ठीक से देखने के लिए ये जो पुतली होता है फिर अपनी साइज को बढ़ा लेता है, ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट इसमें से एंटर कर सके और हम चीजों को देख सके। तो आप देख सकते हो कि जो अमाउंट ऑफ लाइट है ये किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? प्यूपिल के साइज छोटा या बड़ा होकर के। ठीक है, सो प्यूपिल इसको कंट्रोल कर रहा है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, हमारी आंखों में कौन सा वो पार्ट है जहां पर इमेज बनता है? इमेज तो आपको बताना है रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर इमेज बनता है। ये आपका जो पीछे येलो कलर का पार्ट दिख रहा है ना, ये आपका रेटिना है, यहाँ पर इमेज बनता है। कैसा बनता है इमेज, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये रियल बनता है। और अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही होगा। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। तो वास्तविक और उल्टा इमेज बनेगा। लेकिन हमें फिर इमेज सीधा क्यों दिखाई देता है? तो ये पीछे इसके ऑप्टिक नर्व होते हैं जो इनको सीधा करके इनको दिखाते हैं। राइट। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपने नेत्रदान के बारे में सुना होगा। तो नेत्रदान में कौन सा पार्ट आंख का दान में दिया जाता है, डोनेट किया जाता है? तो ये जो कॉर्निया होता है, जो आपको सबसे पहले ही जो लेयर दिख रहा है ना ऊपर वाला, ये आपका कॉर्निया है। इसी को नेत्रदान में डोनेट किया जाता है। राइट। फिलहाल में ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही है कि प्यूपिल हमारे आंखों में लाइट के अमाउंट जो एंटर होते हैं उनको कंट्रोल करता है। आगे है कि डैश इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन। अब देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो एक आपका होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और एक आपका होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन दिखने में सेम लग रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन? जब दो या दो से अधिक हल्के हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिल करके एक बड़ा हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाई बनाते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। राइट। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यही एनर्जी फिर हमको पृथ्वी पर मिलती है। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इसका एक और एग्जाम्पल अगर आप चाहो तो वो होता है हाइड्रोजन बम। ठीक है, जो हाइड्रोजन बम होता है ना, ये भी हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर ही बेस्ड होता है। अब ये न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? ये ठीक इसका उल्टा होता है। यानी यहाँ पर एक बड़ा सा न्यूक्लियस जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है तो इसमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जैसे आपका एटम बम हो गया, एटम बम भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का। लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, आपने सुना होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कई जगह पर हैं, तो इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज होता है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ये भी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर ही बेस्ड होता है, लेकिन ये कंट्रोलेबल होता है। इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये जो एटम बम है या फिर हाइड्रोजन बम बना रहे हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन से, इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अनकंट्रोलेबल होता है। कंट्रोल ही कर लेते तो फिर ये तबाही कैसे मचाता, विनाश कैसे करता। राइट। तो फिलहाल में यहाँ पर सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसको हिंदी में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। आगे है कि a 70 kg man pushes a 50 kg man with a force of 50 Newton. With how much force does the 50 kg man push the other man? सिंपल सी बात है, यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी है जो कि 70 kg का है और एक दूसरा आदमी है जो कि 50 kg का है। तो अगर ये 70 kg वाला आदमी इसको फोर्स देकर के धकेल रहा है तो इस 50 kg वाले आदमी से इस 70 kg वाले आदमी पर कितना फोर्स लग रहा है?
सबको पता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी अगर ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लगा करके इसको धकेल रहा है, तो इसके ऊपर भी एक 50 न्यूटन का अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस होगा 70 केजी वाले पर इस 50 केजी के द्वारा। सो सिंपली ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन का तीसरा लॉ, तो इजी चीज है, आपको पता होगा। आगे है कि द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज, वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो इनहेरिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है जीन्स। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा हम बात कर ले फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। जीनोटाइप का मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से, जैसे माता पिता से संतानों में जो लक्षण चले जाते हैं ना, जो हमको अपनी आंखों से दिखते नहीं है लेकिन उनके अंदर जाकर के हार्मोनल चेंज वगैरह करते हैं, वो हमारा होता है जीनोटाइप। अब इसकी वजह से जो व्यक्ति है, जो बॉडी है उसका, उसके शेप में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसे उसका हाइट या तो वो लंबा हो जाता है, छोटा हो जाता है, या फिर उसके जो बालों का कलर है ब्राउन हो जाता है, या आंखें उनकी भूरी हो जाती हैं, ठीक है, ब्राउन कलर की, या चेहरा गोरा हो जाता है, काला हो जाता है। तो जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये हमारा होता है फिनोटाइप। लेकिन इस फिनोटाइप का कारण कौन बना, जीनोटाइप। ठीक है, तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक को हम आंखों से नहीं देख पाते हैं, एक को हम आंखों से देख पा रहे हैं। ठीक है, यानी ये फिजिकल अपीयरेंस को बता रहा है, फिजिकल अपीयरेंस। आप इसको ध्यान में भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि पी फॉर क्या है, फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। जीनोटाइप का मतलब जो आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यूनिट है इनहेरिटेंस का, वो क्या है, जीन्स। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है कि द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम इज। तो अगर आपसे पूछे कि एक आयरन का टुकड़ा है जिसका वजन 2.8 ग्राम है, तो बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि सबसे पहले 2.8 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर मोल्स पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स, तो हम बता सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, ये होता है हमारा किसी भी एलिमेंट का जो वेट होता है, वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, एटॉमिक मास इस एलिमेंट का कितना है। अब देखिए एलिमेंट हमारा आयरन है, एटॉमिक नंबर 26 होता है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 56। तो रख दीजिए यहाँ पर, वेट कितना है इसका 2.8 ग्राम, इसको हमने रख दिया, और एटॉमिक मास कितना है इसका 56। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बार जाएगा, हालांकि यहाँ पॉइंट लगा इस वजह से ये 1/20 हो जाएगा। तो इतने मोल्स होंगे 2.8 ग्राम आयरन में। अब देखिए हमको एक चीज पता होना चाहिए कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं। तो एक मोल में एटम्स होते हैं, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, ये सबके लिए फिक्स होता है। जैसे आप कहते हो ना कि एक डजन में कितना अमाउंट होता है, आप कहते हो 12, चाहे वो बनाना आप ले रहे हो, चाहे मैंगो ले रहे हो, चाहे एप्पल ले रहे हो। अगर आप कहोगे कि एक डजन हमको दीजिए भैया ये, तो आपको 12 उठा करके ही वो चीज देगा। ऐसे ही अगर आप किसी भी एलिमेंट की बात करो, अगर आप कहो कि मुझे 1 मोल वो एलिमेंट चाहिए, तो आपको वो इतने एटम उठा करके देगा उस एलिमेंट का। तो हमको इस एलिमेंट का पता चल चुका है कि इतने मोल हैं इसमें। तो 1 मोल में यदि इतने एटम्स, तो 1/20 मोल में कितने एटम हो जाएंगे, तो आप सिंपली इसका गुणा कर दोगे इंटू 10⁻23। तो एक 0 तो इसको ले जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स। राइट, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ द एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास, और एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। आगे है कि व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg फॉर 2 seconds, it increases the velocity of the object from 4 meter per second to 2 meter per second. What is the result of the applied force? तो सिंपली फोर्स हमको पता करना है, ये हमारा होता है m इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमको गिवन है ऑब्जेक्ट का 8 kg, और ये kg में ही होता है। एक्सेलरेशन नहीं पता है तो निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको इनिशियल और फाइनल हमको वेलोसिटीज गिवन है, वो भी टाइम भी गिवन है। तो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन ही अगर हम लगा देंगे v = u + at वाला, तो हमको पता चल जाएगा ए हमारा कितना है, ये v - u, यानी कि आप सीधे रख लो 9 - 4 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया आपका एक्सेलरेशन। आप इसको यहाँ पर रख दो 5/2 को, तो ये आपका 4 हो गया, 4 × 5 हमारा 20 न्यूटन आ गया। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 20 न्यूटन। इजी क्वेश्चन है, सिंपली फार्मूला बेस्ड आप कर सकते हो। आगे है कि द केमिकल फार्मूला प्रोपेन इज। तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसका तो डायरेक्ट आप आंसर टिक कर सकते थे। ऐसे इतना वाहियात, इतना खराब आंसर दिया गया है कि आप आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है प्रोप का मतलब क्या होता है, ये प्रफिक्स है और ये 3 कार्बन के लिए यूज होता है। मेथ होता तो 1 कार्बन होता, एथ होता
तो 2 कार्बन होता है, ऐसे ही आपको प्रीफिक्स मैंने बता रखा है पहले से, तो डायरेक्टली देख करके आप टिक कर सकते थे। इतना खराब ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जिसमें 3 कार्बन हो। हालांकि जो प्रोपेन है ये एल्केन ग्रुप का है, ठीक है, ALKANE, ये आप ध्यान रखना, मैं कई बार बता चुका हूँ। यानी एल्कीन हो गया आपका, और ये आपका एल्काइन हो गया। इनके जो फार्मूले होते हैं वो CnH2n+2 होता है। यहाँ पर 2 गायब हो जाएगा, यहाँ पर 2 और गायब हो जाएगा, 2n-2 हो जाएगा। तो एल्केन में ये होता है, बस में प्रोप है यानी 3 कार्बन है, तो n की वैल्यू आप 3 रखोगे तो आप देखोगे C3H8 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि द अमाउंट ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो अमाउंट ऑफ गैस किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप इन चीजों को याद रखोगे। देखिए, सबसे पहले 3 लॉ दिए गए हैं गैस के, कौन कौन से? एक आपका होता है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स ने अपना लॉ दिया, और एक चार्ल्स लॉ है, ठीक है, चार्ल्स लॉ, और एक आपका है गैलुसेक लॉ, गैलुसेक्स लॉ, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना, गैलुसेक्स लॉ। अब देखिए यहाँ पर बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसेक्स लॉ को आप कैसे याद रख सकते हो और कैसे इनको सॉल्व कर सकते हो, तो आप सिंपली इसी क्रम में इनको याद रखना, BCG, ठीक है, आप बना लो BCG, जो आप टीका लगवाते हो ना BCG, उससे आप याद रखो BCG। अब आपको आइडियल गैस का इक्वेशन पता होगा, PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, nRT, जहां पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, R आपका गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो बायल्स लॉ को हमको लिखते हैं पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर BCG, तो यहाँ पर भी आप नंबरिंग कर दो 1 2, तो पहले नंबर वाले पे आप P लिख दो, दूसरे नंबर वाले यानी चार्ल्स लॉ पे आप ये V लिख दो वॉल्यूम, तीसरे को आप छोड़ दो। तो अब देखिए जो बायल्स लॉ होता है वो क्या बताता है कि P किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए P है यहाँ पर, अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें तो ये पूरा चीज कांस्टेंट हो जाएगा, और V अगर इधर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा बटे में, तो ऑब्वियसली ये जो वॉल्यूम है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के, राइट। तो कब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, तो आप इसको लिखोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। अब देखिए दूसरा हमारा है, दूसरे नंबर पे V, BCG में दूसरे नंबर पे C है चार्ल्स लॉ, तो ये दूसरे नंबर पे V है, तो V को आप रिलेशन बनाना है आपका, ये किसके साथ रिलेशन बनाएगा, ये जो V है वो प्रोपोर्शनल है T के, आप देख भी सकते हो, तो ये V प्रोपोर्शनल होता है T के, लेकिन कब ये पॉसिबल है, जब हमारा प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आपको याद है तो आप इसमें ना पढ़िए, आप स्किप करके आज आगे जाइए, लेकिन अगर नहीं याद आपको होता, भूल जाता है, तो आप इस तरीके से इसको याद रखिएगा। अब 2 आपके हो गए, तो तीसरा बनाना इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन आपको मिल गया, वॉल्यूम और टेम्परेचर में मिल गया, बचा आपका प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन। तो यहाँ पर जो गैलुसेक्स लॉ होता है, इसमें प्रेशर आपका जो होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो और ये ये कब होगा, एट कांस्टेंट, ये जो प्रेशर है ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, कब, जब वॉल्यूम हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ये 3 लॉ अगर आपको याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, और ये काफी फेमस इक्वेशन है जिन पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो ये जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये इक्वेशन ही दे देता, पूछता ये कौन सा लॉ है, तो आप बता पाते कि ये बॉयल्स लॉ है, ठीक है, BCG, अगर आप याद रखते हो तो। आगे है कि डैश अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके खेल खेलते हैं, तो कौन इनमें से ऐसे हैं जो अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके अपनी बातचीत करते हैं, तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ आपका वो है चूहे, जो रैट्स होते हैं। आपने कभी अनुभव किया होगा कि अगर आपके कान के पास चूहे आकर के बोल के चले जाना तो बहुत ज्यादा तेजी से चुभता है, यानी इनका जो आवाज होता है बहुत तीखा होता है, सुनने लायक नहीं होता है, ऑडिबल रेंज नहीं होता है इनका। तो ये अल्ट्रासाउंड जो होता है उसका रेंज क्या होता है, अबव 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। इससे अगर आप ज्यादा जाते हो तो ये अल्ट्रासाउंड होते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड का रेंज होता है। और एक आपका होता है इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड, इनका जो रेंज होता है वो ऑडिबल रेंज होता है, यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें आते हैं जैसे आपके गैंडे, दरियाई घोड़े, हाथी, व्हेल, ऑक्टोपस, कबूतर, स्क्विड, कटलफिश, कॉड, गिनी फाउल, ये सब जो अपनी बातचीत करते हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड के माध्यम से करते हैं, यानी इस रेंज में अपनी बातचीत करते हैं। और लेकिन वहीं पर अल्ट्रासाउंड रेंज में कौन कौन अपनी बातचीत करते हैं, चमगादड़ हो गया, जो बैट होता है ना, ये भी अगर आपके कान के पास चिल्ला दे तो बहुत ज्यादा तेज से चुभता है। चूहे तो हो ही गए, डॉल्फिन, कुत्ते, मेढक, टोड, ये सारे के सारे अल्ट्रासोनिक ध्वनियों के माध्यम से अपना संचार करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। फिलहाल में इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, रैट्स। आगे है कि देयर आर ओनली 7 एलिमेंट्स इन ग्रुप डैश ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें 7 एलिमेंट हैं। देखिए जो सेकंड ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर सेकंड, ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर
थर्ड और ग्रुप नंबर फोर्थ, यही तीन चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं। तो जो सेकंड ग्रुप होता है इसमें होता है बेमग का सरबारा, बेमग का सरबारा। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एलिमेंट है इसमें। जबकि जो ग्रुप नंबर 3 होता है, उससे पहले ग्रुप नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें केवल 4 ही एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? टीजर हफरफ, टीजर हफरफ, आप ऐसे याद रख सकते हो। यानी टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम और रदरफोर्डियम, केवल मात्र 4 ही एलिमेंट इसमें होते हैं, ठीक है। चौथे वाले ग्रुप में 4 एलिमेंट। तीसरे ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका होता है स्कैडियम, येट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। इसके बाद जो लैंथेनॉइड सीरीज शुरू होता है, जो नीचे आप देखते होगे पीरियोडिक टेबल में बनता है, जिसमें 14 एलिमेंट होते हैं। तो ये 14 और 14 मिलकर के कितने हो जाएंगे? 28। और ये जो 4 एलिमेंट है ये मिलकर के कितने बना लेंगे? टोटल 28 4 32। तो थर्ड जो आपका ग्रुप होता है इसमें टोटल 32 एलिमेंट होते हैं। आप इसको याद रखना, राइट। अब जो पहला आपका ग्रुप होता है उसमें आपका होता है ह ली ना करब ससफर, यानी 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एलिमेंट इसी में होते हैं। इस वजह से डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे है कि डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। सो सी ऑप्शन हमारा सिंपली क्या है? करेक्ट है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी होता है। आगे है कि डैश में प्रोवाइड अ सर्वाइवल एडवांटेजेस टू अ स्पीसीज आर सिंपली कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक इवोल्यूशन। देखिए, क्या ऐसा चीज है जो प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान करता है? तो ये होता है म्यूटेशन। इसको हम कहते हैं एक सडन चेंज, ठीक है। एक सडन अगर चेंज हो रहा है तो ये हमारा कहलाता है म्यूटेशन। यहाँ पर हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में उत्परिवर्तन होना चाहिए था। तो सडन चेंज या म्यूटेशन का क्या मतलब हुआ? मैं एक सिंपल सा लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि जैसे अगर कहीं पर किसी एरिया में एक बीमारी है जो बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, ठीक है, और सब में वो लक्षण देखने को मिलता है, ठीक है, हर एक वंशज जितने भी आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर म्यूटेशन होता है, एक सडन चेंज होता है, तो इसका उनको जीवित रहने के लिए लाभ मिल सकता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं म्यूटेशन। उसकी वजह से हो सकता है कि फिर उनमें वो जो लक्षण दिखना है वो बंद हो जाए, तो इसे हम कहते हैं म्यूटेशन। लेकिन इसका लाभ के साथ साथ इसका इनको हार्मफुल इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। यानी कि हो सकता है कि इस एरिया में लोग अच्छे से रह रहे थे, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन एक समय ऐसा है कि यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा चेंज हुआ कि उसकी वजह से इनके अब आने वाले जितने भी वंशज हैं अब वो वैसे ही पैदा हो रहे हैं, तो उनके अंदर भी वैसा ही लक्षण दिख रहा है। तो इसका हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है और यूजफुल इफेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सिंपली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कौन कर सकता है? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। आगे है कि अ बॉय होल्ड्स अ 4 kg स्कूल बैग फॉर 30 सेकेंड, व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन बाय हिम। तो कोई भी काम नहीं कर रहा है सिंपली। अब एक लड़का है यहाँ पर सिंपली बैग लेकर के खड़ा है अपना, इसको कहीं डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा है। जब तक डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं तो फिर कोई वर्क कहाँ से होगा? यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है इसमें, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो वर्क, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि द लॉन्च ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ न्यूटन। तो ये आपको पता होगा, आपने बचपन में शायद पढ़ा भी होगा कि जो रॉकेट लॉन्च होता है ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर होता है। यानी कि जो रॉकेट होता है, रॉकेट, इसके इंजन द्वारा जो गैसेस, जो हॉट गैसेस निकलती हैं वो नीचे की तरफ फोर्स लगाती हैं, और हर एक फोर्स का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, तो ये इनको अपोजिट फोर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे ये ऊपर की तरफ लॉन्च होता है। तो सिंपली फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है कि द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज। अब देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ये आपका स्फीयर हो गया। इस स्फीयर को यदि मैं ऐसे कट कर दूं, यहाँ से ऐसे कट कर दूं, ठीक है, तो ये हमारा अब क्या बन गया? और इसको मैं यहाँ से अगर पेंट कर दूं ऐसे ऐसे, तो ये हमारा बन गया कॉन्केव मिरर। ऐसे अगर मैं इधर पेंट कर दिया होता तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाता। तो ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर ही होते हैं। बस पूछ रहा है कि इनका जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ यानी एफ, वो क्या होता है? तो फोकल लेंथ जितने डिस्टेंस पर होता है इस पोल से, ठीक उतने ही डिस्टेंस पर होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये फोकल लेंथ इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी ऑप्शन करेक्ट है, ये ऐसे, ठीक है, हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे है कि अ 12 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, इट टेक्स 0.06 सेकंड फॉर द बुलेट टू कम आउट of the barrel and its speed is 600 meter per second. What will be the force applied by the gun on the bullet? तो जो गन है इसके द्वारा ये जो बुलेट निकल रहा है, ठीक है, ये जो बुलेट निकल रहा है इस पे कितना फोर्स अप्लाई किया गया ये बताना है। तो फोर्स अगर हमको निकालना है तो हमको मास पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो हमको इस गन का ना तो मास पता है ना ही एक्सेलरेशन पता है, कैसे निकाले?
तो इसका नहीं पता है, लेकिन हमको इस बुलेट का तो पता है ना। इस बुलेट का मास हमको गिवन है 12 ग्राम, और इवन इसका एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। तो जितना इस पे फोर्स ये लगा रहा होगा गन, उतना ही अपोजिट फोर्स ये बुलेट इस पे लगाया होगा, यानी इसको पीछे का झटका दिया होगा। तो अगर आपको फोर्स पता चल जाए तो ठीक उतना ही नेगेटिव फोर्स बंदूक का होगा। तो आप निकाल लो बुलेट का फोर्स कितना है। मास आपको पता है, बुलेट का हम निकाल रहे हैं FB, मास आपको पता है 12 ग्राम, ठीक है। और एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन अगेन आप कौन सा यहाँ पर मोशन का इक्वेशन लगाओगे, फर्स्ट वाला। आपको पता है यहाँ पर कि पहले ये रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल आपकी कितनी हो गई है 600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो A = अभी हमने देखा था V - U, यानी कि 600 - 0 अपॉन कितने सेकंड में, 0.06 सेकंड में स्पीड हो जा रही है। तो 0.06 अगर आप यहाँ पर रख दो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आप ऊपर नीचे अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये सिंपली हो जाएगा आपका इतना, और ये 6 हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 10,000, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमको पता चल चुका है 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 10,000। और मास हमको पता है 12 ग्राम है, तो ये केजी में होता है, ठीक है, ये केजी में रहना चाहिए। तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये 3 जीरो को हटा देगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 120 न्यूटन। तो ये जो 120 न्यूटन है ये बुलेट का फोर्स है, लेकिन गन का फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, यानी -120 न्यूटन। लेकिन हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है अगर, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है जो 120 है। तो हो सकता है या तो क्वेश्चन का जो आंसर फ्रेम किया गया था वही गलत किया गया था, या फिर मैंने टाइपिंग मिस्टेक किया हो, या फिर जो भी हो। बट यहाँ पर 120 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर है, राइट, 120 न्यूटन आएगा। आगे है कि इनमें से हमको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। देयर इज डैश इन मोमेंटम, मोमेंटम में क्या है, डायरेक्शन नहीं है, या फिर डायरेक्शन है, या फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, या फिर मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर ओनली लिखना चाहिए था ना ऑप्शन के पहले, क्योंकि डायरेक्शन है अगर तो फिर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओनली लिखना चाहिए था। तो खैर कोई बात नहीं। ये जो आपका मोमेंटम होता है P = mv, ये आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, आपको पता है। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। और स्केलर जो क्वांटिटी होते हैं, स्केलर क्वांटिटी, इनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर मैंने कुछ स्केलर, ठीक है, स्केलर और कुछ वेक्टर क्वांटिटी दिखा रखे हैं जो कि अक्सर करके आपसे एग्जाम में पूछते हैं, जैसे मास, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर। ये तो काफी इजी चीज है, बता सकते हो कि इनमें मास अगर कोई कहेगा कि इतने केजी का है तो किस डायरेक्शन में, ये नहीं कहेगा, तो इसमें डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है। तो आप बता सकते हो कि ये सब स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड आप ध्यान रखना कि कितना डिस्टेंस, कितना स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन किस डायरेक्शन में इससे नहीं मतलब है। तो ये हमारा स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड से रिलेटेड जो वेलोसिटी होती है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी में हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, फाइनल और इनिशियल के बीच का, स्पीड के बीच का। और डिस्प्लेसमेंट में भी हम कंपैरिजन करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का हम डिस्टेंस ले रहे हैं। तो उसमें एक डायरेक्शन की नीड पड़ती है कि किस डायरेक्शन में है। आपका गांव यहाँ है, आपको इस गांव में जाना है, रास्ता कुछ ऐसे है, तो आप अगर डिस्टेंस देखोगे तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आप इतना ट्रेवल किया, बताओगे कि मैं इतना किलोमीटर ट्रेवल करके आ रहा हूँ, लेकिन कोई कहेगा कितना आप डिस्प्लेस हुए हो, तो कहोगे कि यार फिर बताओ वो गांव का डायरेक्शन किधर है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में, तभी मैं डिस्प्लेसमेंट बता पाऊंगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोलराइजेशन, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, लिनियर मोमेंटम, ये सारे के सारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैं। और ये आप ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और दो और ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, एक आपका एरिया है, एक आपका इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। ये दोनों के दोनों भी क्या है, आपके स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर एरिया को आप 3D में देखते हो तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। क्यों? क्योंकि लेट अस सपोज यहाँ पर एक ऐसे रिंग में बना रहा हूँ और एक ऐसा रिंग में बना रहा हूँ। अब बताइए इस रिंग से अगर मैं कुछ ऐसे लाइन पास कराऊं तो ये ज्यादा लाइन पास हो रहे हैं, लेकिन इस अब रिंग से मैं पास कराऊं तो ये 3D में शेप है, ये पहले वर्टिकल था, अब ये थोड़ा सा बेंट हुआ है, तो यहाँ से थोड़े कम अमाउंट में ये जो लाइन है वो पास होंगी, तो एरिया देखिए कम हो गया ना। तो 3D में एरिया डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, यानी किस डायरेक्शन में अलाइनमेंट है। तो 3D में एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन ऐसे सिंपली 2D में ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन आपसे एग्जाम में 2D के बारे में ही पूछेगा तो आप स्केलर बताना, जब तक कि वो कहे ना कि 3D में क्या होता है, यानी 3 डायमेंशनल में। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। हालांकि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा हमारा वो इधर फ्लो होगा, तो डायरेक्शन तो है इसमें, बट ये तो इस वायर के अंदर हो रहा है। जब ये वायर में कंप्लीट हो जाता है तो हम इस वायर को देख करके नहीं बता सकते कि हमको इसमें डायरेक्शन की नीड हो रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक टीवी लगा हुआ है और यहाँ पर आपका बोर्ड है, इस बोर्ड से ये टीवी कनेक्टेड है राइट साइड में, ठीक है,
लेकिन अब आप इस टीबी को उठा करके इस लेफ्ट साइड में कर दो और वायर को भी उठा करके आप लेफ्ट साइड में कर दो, तो आपने देखिए डायरेक्शन बदल दिया, लेकिन क्या करंट का अमाउंट चेंज हो जाएगा? नहीं, करंट का अमाउंट उतना ही रहेगा। तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन नहीं है, इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, दोज सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हैव बीन स्टोर्ड इन नेचर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड वंस दे आर एग्जॉस्टेड। तो ऐसे कौन से सोर्स हैं हमारी प्रकृति में जो कि एक बार अगर खत्म हो गए तो उनको फिर से लाना या रिप्लेस करना मुश्किल हो जाएगा? तो ये नॉन रिन्यूएबल जो सोर्स होते हैं, नाम से भी पता चल रहा है आपका, जो रिन्यूएबल सोर्स है इनको तो बार बार आप रिन्यू कर सकते हो, लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो होते हैं इनको आप कैसे रिन्यू करोगे? अगर एक बार खत्म हो गए, जैसे आपका होता है कोल, जैसे आपका होता है पेट्रोल, जैसे आपका होता है डीजल, जैसे आपका होता है सीएनजी, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एक बार खत्म हो गई तो फिर लाना या इनको रिप्लेस करना मुश्किल है, ठीक है। जैसे कि आपका कोल धीरे धीरे देखिए खत्म हो रहा है, तो फिर किस पे हम लोग आ जाएंगे? जितने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे आपका सबसे अच्छा एग्जांपल सोलर सेल, और उसके बाद आपका विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी, इन सब से भी हमको बिजली मिलता है। तो ये सब तो रिन्यूएबल है, बार बार आ जाते हैं, लेकिन ये सब अगर गए तो गए काम से। आपसे ऑप्शन में इस रिन्यूएबल की जगह पर एक और चीज पूछ सकता है। रिन्यूएबल का मतलब होता है नॉन कन्वेंशनल, ये ध्यान रखिएगा, नॉन कन्वेंशनल, क्योंकि अगर आपके ऑप्शन में नॉन कन्वेंशनल देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये आप ध्यान देना, नहीं तो गलती कर दोगे। नॉन जिसमें लगा है वो कन्वेंशनल है, जिसमें नहीं नॉन लगा है वो नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल तो आप पहचान जा रहे हो नाम से, लेकिन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल भी आप ध्यान रखना। जिसमें नॉन है वो कन्वेंशनल है, जिसमें नॉन नहीं है वो नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जैसे कोल, पेट्रोल, सीएनजी, ये अगर खत्म हो गए एक बार तो इनको क्विकली रिप्लेस करना या इनको फिर से लाना मुश्किल हो जाएगा। आगे है कि इलेक्ट्रिकल मेल्टिंग इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो विद्युतीय जो गलन है की जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक होता है, वो किस पे बेस्ड होता है? तो ऑब्वियसली कोई चीज कब मेल्ट हो जाएगा, गलेगा, जब वो हीट होगा। तो सिंपली बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा कि थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। तो ये आपको पता होगा कि वाटर के साथ कौन वायलेंटली रिएक्ट करता है, तो सोडियम, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी वजह से इसको हम लोग केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम दोनों के दोनों ऐसे हैं जो एयर के इवन संपर्क में आ जाते हैं तो ये वायलेंट हो जाते हैं। एयर और वाटर में आ गए तो फिर पूछो ही मत। आगे है कि इन द रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड द रिड्यूसिंग रिएक्टेंट इज। तो कॉपर जो ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO, इससे बन गया आपका कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें रिड्यूसिंग रिएक्टेंट कौन है? तो देखिए आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको एक बार बताया भी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वहीं पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये ऑक्सीडेशन होता है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है? देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है, यहाँ पर केवल कॉपर बच रहा है, यानी ऑक्सीजन इससे छूट जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन को ये रिमूव कर दे रहा है। तो ऑक्सीजन रिमूव यहाँ पर हो जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीजन देखिए रिमूव कहाँ पर हो रहा है? रिडक्शन में। तो कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। लेकिन आप गलती से यहाँ पर कॉपर को टिक मत कर देना, क्योंकि ये नहीं पूछा है कि किसका रिडक्शन हो रहा है, ये पूछा है कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो कौन इसको रिड्यूस कर रहा है, कौन इसके O को चुरा करके ले जा रहा है, ठीक है। तो इसके O को चुरा करके ले जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का तो ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन इसमें जो ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका क्या है? ये आपका है रिड्यूसिंग रिएक्टेंट, जो कि इससे ऑक्सीजन को छुड़ा करके अपने पास ले जा रहा है, राइट। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है डैश आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स विद अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो कौन होते हैं वार्म ब्लडेड? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो मैमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी, इनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और ये गर्म खून वाले होते हैं। बाकी रेप्टाइल्स, फिशेस, एम्फीबियंस ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठंडे खून वाले जानवर हैं। व्हाट इज द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन मार्बल चिप्स। जो मार्बल चिप्स होते हैं, जो संगमरमर होते हैं, जिनको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर डाइल्यूट होते हैं तो क्या बनाते हैं? तो इस एलिमेंट का, ये जो आपका मेटल है, इसका सॉल्ट बनाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, साथ ही साथ पानी का निर्माण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। सो ये आपका करेक्ट आंसर है, पहला ही, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आगे है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 58 to 71 आर कॉल्ड। तो ये क्या कहलाते हैं? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये आपके हैं लेंथेनॉइड सीरीज के हिस्से हैं, तो इनको हम लोग लेंथेनाइड्स कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है,
ये F ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। और कहाँ से शुरू होते हैं? थोरियम से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? ये ल्यूटेनियम तक जाते हैं। थोरियम यानी आपका 57 लैंथेनम का होता है अगर, तो 58 हो जाएगा इसका, और ल्यूटेनियम जो होता है वो 71 होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे अगर देखते रहोगे तो याद होती रहेंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है कि इफ एन एलिमेंट हैज 12 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस डज इट बिलोंग टू अ ग्रुप, यानी ये कौन से समूह से संबंधित है? अगर 12 प्रोटॉन है एलिमेंट में, तो 12 प्रोटॉन का मतलब होता है कि इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? 12 है, और ये आपका 2 8 10 2 12, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। सिंपली आपका सोडियम 11 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है। सोडियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 12 यानी मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। आगे है कि द एम्ब्रियो रिसीव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल फाइबर, दिस फाइबर इज कॉल्ड। तो देखिए, माँ के गर्भ में जो भ्रूण होता है, इसको भी तो जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ये इसको कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है इसको एक माँ के गर्भ में प्लेसेंटा नामक एक प्लेस होता है, ये आपको जो रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ से कनेक्ट होता है एक एम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो कनेक्ट है आपका, ठीक है। इस एम्बिलिकल कॉर्ड को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है। इस एम्बिलिकल कॉर्ड से ही माँ के शरीर से जो ब्लड आ रहा है उस एम्बिलिकल कॉर्ड में होता हुआ बच्चे तक पहुंचता है, और बच्चे को जो नेसेसरी न्यूट्रिशन है या फिर ऑक्सीजन है वो मिलता है इस ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो किससे मिलता है? एम्बिलिकल कॉर्ड। यही तो बच्चे का जब जन्म होता है तो आप देखोगे इसी को तो कट किया जाता है ना। तो जब तक जन्म नहीं हुआ होता है, बच्चा कहाँ से खाएगा पिएगा कुछ भी, ऑक्सीजन वगैरह लेगा? तो ये एम्बिलिकल कॉर्ड से लेता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर द कलर ऑफ द स्ट्रिप इज। तो अभी तक आप देख रहे थे, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, नीला अंबर करके। इसका मतलब था कि अगर हमारा कोई सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, एसिडिक का मतलब यहाँ पर क्या है? एसिड का मतलब यहाँ पर अम्ल से है, अम्ल। तो इस अंबर से आप अम्ल को चुरा लो, ठीक है। अंबर को आप अम्ल ले लो, और नी फार यहाँ पर आप नीला कर लो, और ला फार यहाँ पर लाल कर लो। तो अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर सॉल्यूशन हमारा क्षार है, बेसिक है, तो उल्टा हो जाएगा। फिर आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर एक याद हो गया तो लाल से ये नीले में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये आपका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये आपका बेसिक है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये आपका कुछ बोला नहीं है कि ये एक्वस है या फिर सॉलिड है। तो ये अगर कुछ नहीं बोला है तो बाई डिफॉल्ट ये सॉलिड है, ठीक है, यानी ये पाउडर के फॉर्म में है। और जब तक ये पाउडर के फॉर्म में है, सॉलिड है, तब तक ये कोई भी कलर नहीं देगा, ठीक है, यानी ये परिवर्तित ही नहीं होगा, कोई भी कलर नहीं देगा। लेकिन अगर ये एक्वस होता यानी कि आयंस के फॉर्म में होता, तब ये कैसा हो जाता? क्षार के केस में ये नीले कलर में चेंज हो जाता है, यानी नीला हो जाता। लेकिन फिलहाल में ये आपका सॉलिड है, इस वजह से इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि कंप्रेशन इज फॉर्म्ड एट द प्लेस वेयर देयर इज अ प्रेशर। तो प्रेशर मिनिमम होगा तब कंप्रेशन होगा, या प्रेशर मैक्सिमम होगा तब होगा, या इनफाइनाइट? तो संपीड़न और विरलन आपने हिंदी में सुना होगा, कंप्रेशन और रेरिफिकेशन। तो ये आपका देखिए ग्राफ जो है, ये डेंसिटी और प्रेशर को बता रहा है कि जब प्रेशर, जैसे साउंड है, साउंड से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है स्पीकर से, अगर उसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो पास पास हैं, तो ऐसा कब होगा? जब प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। प्रेशर ज्यादा होगा तो मीडियम के जो पार्टिकल है वो पास पास होंगे, और इस एरिया को हम लोग कहते हैं संपीड़न, यानी इसी को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। तो ये कब है? जब प्रेशर हमारा ज्यादा है। जब प्रेशर कम होता है तो मीडियम के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं रेयरिफिकेशन, यानी विरलन, नाम से भी पता चल रहा है। तो कब ऐसा होगा कंप्रेशन का केस? जब प्रेशर हमारा मैक्सिमम होगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। आगे है कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बर्न्स इन ऑक्सीजन गिविंग डैश फ्लेम विथ हैवी ब्लैक स्मोक। तो एक आपका होता है सैचुरेटेड कार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन या हाइड्रोकार्बन, ठीक है, आप हाइड्रोकार्बन कहिए इसको। और एक आपका होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कंबस्ट करते हैं हम लोग, जलाते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है? जब इसका कंबस्टन होता है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है? जो फ्लेम होता है ना, फ्लेम, उसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है, और ये एकदम क्लीन होता है, क्लीन, राइट, और ब्लू कलर का होता है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड का मतलब जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, जैसे एल्कीन और एल्काइंस होते हैं। ये जैसे कि एल्केन जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब ये ब्लू दे दिए कलर, इसका जो फ्लेम है और क्लीन होता है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आफ्टर कंबस्शन, ठीक है, कंबस्शन, इनका जो फ्लेम होता है ना, इनका जो फ्लेम होता है वो येलो कलर का होता है।
लेकिन इनसे एक ब्लैक कलर का धुआं भी निकलता है, स्मॉग निकलता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसका कलर ब्लू और इसका कलर येलो, तो येलो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का पूछा था। आगे है कि द रोल ऑफ बाइल ड्यूरिंग डाइजेशन इज, तो पाचन के दौरान बाइल का क्या रोल होता है। देखिए बाइल कहाँ बनता है, तो ये लीवर के थ्रू बनता है, लीवर में। कहाँ पर ये स्टोर होता है, ये गाल ब्लेडर में स्टोर होता है, ठीक है। तो गाल ब्लेडर में ये स्टोर होता है। अब अगर हम बात करें इसका क्या काम है, तो जो भी कुछ हम खाते पीते हैं, अगर उसमें फैट हम खा रहे हैं, कोई ऑयली चीज खा रहे हैं, तो फैट का जो बड़ा सा या कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसको पहले छोटे छोटे फॉर्म में टूटना होता है, ठीक है, छोटे छोटे यानी सिंपल फॉर्म में। तो इसी को हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म से इसके छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। और इसको कौन करता है, तो ये जो बाइल है, ठीक है, जो बाइल है जो कि लीवर में बन रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, ये इसका इमल्सिफिकेशन करता है, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। फिर आपका एक लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है, लाइपेज एंजाइम, ये कहाँ बनता है, तो ये पैनक्रियाज में बनता है, अग्नाशय में बनता है, ठीक है, पैनक्रियाज में। और ये लाइपेज फिर इसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है फैटी एसिड में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपका रहा बाइल का काम, बाइल इमल्सिफिकेशन का काम करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आप जानते होंगे किसी पैनक्रियाज के बीटा सेल में क्या होता है, इसी पैनक्रियाज के जो बीटा सेल होता है, इसमें इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन जो कि आपके शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है, यानी ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द एम सेल, तो 2n² KLMN। यहाँ पर पूछा हमसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल। एम का मतलब हो गया 1 2 3 4 3, यहाँ पर n की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 18, ठीक है। यानी कि एम सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, ये आपका है। लेकिन आप देखोगे कि 2 8 10 8 18, कभी कभी 8 ही रह जाता है। तो जब नीड पड़ेगी तब, ऐसे नहीं, ऐसे केवल 8 ही रहेंगे, ठीक है, इसके बाद 2 या फिर 3। जब 18 से अधिक जाने लगेगा तब आपका 2 8 और 18, यानी मैक्सिमम बोला है ना, तो मैक्सिमम 18 रह सकते हैं। किस फार्मूले पर, इस फार्मूले पर आपको ध्यान रखना है, ये इन चारों के लिए आपको लगा देना है। आगे है कि डैश इज यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह काम कौन करता है। देखिए यहाँ पर अभी हम लोग लिटमस को देख रहे थे जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर था, लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनको हम लोग नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं, जो कि सुगंधों का पता लगाते हैं। और ये इंडिकेटर ऐसे होते हैं कि जो एसिड के साथ कुछ और सुगंध देते हैं और बेस जो सोल्यूशन होता है उसके साथ कुछ और सुगंध देते हैं। तो इनके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है वेनिला और ओनियन, ठीक है, जो प्याज होता है और जो वेनिला होता है, ये दोनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, वो भी नेचुरल इंडिकेटर हैं, जो कि एसिड के साथ कुछ और बेस के साथ कुछ और सुगंध देते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 17, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके क्या है 17 यानी हैलोजन ग्रुप से हैं, जबकि आर्गन ये आपका 18th ग्रुप से है, जो कि नोबेल गैस कहलाता है। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि इससे संबंधित नहीं है। इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 10 kg, देन व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन अर्थ। वेट को हम लोग फिजिक्स में फोर्स कहते हैं, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, वेट का मतलब फोर्स, और ये हमारा होता है mg, न्यूटन इसका यूनिट हो जाता है। मास हमको 10 kg गिवन है, जी कुछ नहीं दिया है, तो आप 9.8 लेकर के चलोगे और ये आपका 98 हो जाएगा न्यूटन। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब आपका ये आखिरी क्वेश्चन है, टू विच ब्लॉक डज द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग। तो परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। सो ये क्वेश्चन आप आंसर करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आप इतना पीरियोडिक टेबल में घूम चुके हो तो आप इसको आसानी से बता सकते हो। तो एक बार बिना देखे कहीं इसको आंसर करिएगा, कमेंट करिएगा, या फिर कमेंट नहीं भी करना है तो आप अपने आप को चेक करिएगा। इसको बताने के बाद आप आंसर कहीं पर भी चेक करिएगा कि क्या आंसर है इसका, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी यहीं तक करते हैं, 410 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।